हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका टर्म 1 का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और अगर किसी भी कारणवश कोई भी उसमें कमी रह गई है तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास टर्म 2 बाकी है। तो टर्म 2 की शुरुआत करते हैं हम लोग आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 से, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला है टर्म 2 के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सभी लोग तैयार है ना। बच्चा लोग गौर से देखना, कोई भी गलती जो पहले की है उसको दोबारा नहीं दोहराने का। और अभी शुरुआत से ही मेहनत करेंगे ना हम लोग, तो इस बार 100% स्कोर जरूर कर पाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं आपके पहले चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले तो इसकी थोड़ी सी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो जैसे आप लोग अगर याद हो आप लोगों को कि जब पहले कभी लाइट चली जाती थी तो हम लोग क्या करते थे कि गर्मियों में हाथों से पंखा करते थे, याद है ना। या अभी अगर लाइट नहीं है, लाइट जो आपके घर में आती है वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, हाथों से पंखा करोगे ना। लाइट आके क्या करती है, आप बोलते हो कि लाइट आके ई पंखवा चला देती है। कहने का क्या मतलब है कि लाइट ने पंखा चलाया और पंखे से क्या हुआ कि हमको हवा लगी। जो काम हम लोग पहले अपने हाथों से करते थे वो किसने कर दिया, अब बोले लाइट ने कर दिया। अरे यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया बेसिकली, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या जरूरत है इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं इसे। तो ये मेरे बहुत सारे काम करती है, जो काम पहले अपनको अपने हाथों से करने पड़ते थे, जैसे पंखा चलाना, पानी भर के लाना। कौन भरता है पानी अब, मोटर। कैसे, और बिजली आ जाती है ना और वो पानी को भर देती है। कहने का क्या मतलब है बेटा कि लाइट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो मेरा काम आसान करने के लिए कोई और बंदा आता है और वो मेरा सारा काम करके चला जाता है, जैसे पंखा चलाना, बिजली, या ये सारी चीज़ें। इसको जो दूसरी चीज़ आती है ना बेटा, उसी दूसरी चीज़ का नाम क्या है, आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। खैर ये तो बहुत ढर्री डेफिनेशन हुई, बहुत गंदा गंदा बताया मैंने आपको। मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूं। तो पहले तो हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। जब भी आपको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक ऐसे शब्द सुनने को मिले, समझ लेना कि हम लोग चार्ज को पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे। और चार्ज की स्टडी जो है वो दो टाइप से होती है। एक तो जब चार्ज रुका हुआ हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, और एक जब चार्ज मूविंग कंडीशन में हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चा लोग गौर से देखना, कोई भी दुख दर्द हो तो तुरंत कमेंट कर सकते हो आप लोग, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चार्ज की स्टडी दो टाइप से हो सकती है, एक तो जब चार्ज रुका हुआ होता है और एक जब चार्ज मूविंग स्टेट में होता है। जब चार्ज रुका हुआ हो तब हम लोग उसकी स्टडी करें, उसका नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, बोले जब बड़े हो जाएंगे, मतलब 12th में पढ़ेंगे आप लोग उसको। और जब चार्ज मूव करता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो ब्रांच होती है साइंस की या जो स्टडी होती है चार्जेस की, उसको नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी ही बोल सकते हैं उसको। बेसिकली दौड़ता हुआ चार्ज जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो 10th में है आपके सिलेबस में वो दौड़ता हुआ चार्ज है। और मैं बोलूँगा पूरा तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत दर्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहरहाल पूरा तो 12th में ही पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, वी आर हियर फॉर स्टडीइंग चार्ज, ठीक है ना। और कौन सा चार्ज, दौड़ता हुआ, रुका हुआ नहीं, दौड़ता हुआ। तो दौड़ता हुआ चार्ज पढ़ेंगे हम लोग। तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यही जानते हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो बच्चा लोग गौर से देखते रहना आप लोग, ठीक है ना। हम लोग शुरू करने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि चार्ज आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको एक बचपन का किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोग क्या करते थे कि पेन को ऐसे माथे में रगड़ लेते थे और कागज को वो खींच लेता था अपनी तरफ। याद है कि नहीं है, कभी बचपन में जरूर खेला होगा आप लोगों ने कागज को अपनी तरफ खींचने वाला खेल। उसमें क्या करते थे हम लोग कि पेन को खोपड़िया पर रगड़ते थे और वो कागज को अपनी तरफ खींच लेता था। काहे खींच लेता था, तो उस समय हमको इस सब के बारे में नहीं पता था। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जो पेन ने कागज को खींचा था, वो जो कलम ने कागज को खींचा था, वो खींचा था क्योंकि उसके पास चार्ज आ गया था। चार्ज क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज आपको बोलूं तो चार्ज क्या होता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब
द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, तो बच्चा लोग देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब कोई बॉडी रखी है, अचानक से उस पर फोर्स लगने लगे, मतलब वो कहीं खिंच जाए, कोई धक्का दे दे उसे बिना छुए, तो हम क्या बोलेंगे कि लगता है ससुरी बॉडी पर कौन आ गया है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, चाहे तो अट्रैक्शन का और चाहे रिपल्सन का। जैसे हम लोगों ने बालों में पेन को रगड़ा था, तो बालों में जब पेन को रगड़ा था तो पेन पे कहा गया था, चार्ज, और चार्ज ने क्या किया, दूसरी बॉडी में फोर्स लगा दिया। कौन सा, आप बोलोगे अट्रैक्शन का। मतलब कि अगर फोर्स लगने लगे किसी बॉडी पर ऑटोमेटिकली, तो मैं समझ जाना है मेरे को कि उस बॉडी पर चार्ज आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे दो बातें बोली हैं, फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। तो ये तो समझ में नहीं आया कि कब अट्रैक्ट करेगा कब रिपेल करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो ये जो चार्ज है ना बेटा, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक चार्ज जो होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज जो होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। समझ में आना चाहिए आपको, चार्ज कितने टाइप का होता है, दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब ये क्या लफड़ा है, कौन सा चार्ज, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो बेटा इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार चार्ज बनते कैसे हैं और चार्ज आते कहाँ से हैं। तो बच्चा लोग बड़े गौर से सुनिएगा, अब मैं काम की बात बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार ये चार्जेस कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एटम के फॉर्मेशन पर। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी बॉडी को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एटम की। किसकी जरूरत पड़ती है, एटम की। कक्षा 9th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, एटम से। और ये एटम किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको बताया गया होगा ये मिलकर बने होते हैं प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। याद है ना, याद है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते थे, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते थे न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते थे, बोले चारों तरफ घूमते 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 रहते थे। याद है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रोटॉन जो थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते थे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे, बहुत जबरदस्त। अच्छा क्यों चक्कर काटते रहते थे, तो उस समय मैंने आपको बताया होगा, या जो भी आपको पढ़ाता होगा उसने आपको बताया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर इसलिए काटते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। अच्छा क्यों खींच रहा होता है, तो इसीलिए आपको बताया गया होगा कि खींचने के पीछे का रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ससुरे पे चार्ज होता है निगेटिव वाला, और प्रोटॉन जो होता है ई ससुरे पे चार्ज होता है पॉजिटिव वाला। ई इसको खींचता है अपनी तरफ, और खींचने के कारण ई क्या करने लगता है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसके चारों तरफ घूमने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज कहीं और से आया है। अगर आपको चार्ज को गौर से समझना है तो चार्ज बाहर ही नहीं है, चार्ज बॉडी के भीतर ही है, और चार्जेस से मिलकर ही बॉडी बनी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के पास चार्ज होता है, और सारी बॉडी जो है वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब एक मोटी बात जो मैं आपको बोलूंगा कि चार्ज बॉडी के पास कहाँ से आता है, बोले चार्ज बॉडी के पास बाहर से नहीं आता, बॉडी के अंदर खुद ही चार्ज भरा पड़ा होता है। सारी बॉडी चार्जेस से ही तो मिलके बनी होती है, सारी बॉडी प्रोटॉन से मिलके बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है, और यही पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। कहने का मतलब आप लोगों से अगर कोई पूछे कि चार्ज कहाँ से आया, क्या बाहर से किसी ने दिया, बिल्कुल नहीं। सारी की सारी बॉडीज, मैं, तुम, बोर्ड, ये मार्कर, ये सब किससे मिलके बने हैं, आप बोलोगे एटम से मिलके बने हैं। और एटम किससे मिलके बने हैं, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से। और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आई, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। मतलब सारी की सारी बॉडीज जो है ना वो किससे मिलके बनी होती हैं, चार्जेस से। गौर से समझना आप लोग, सारी की सारी बॉडीज चार्जेस से मिलके बनी होती हैं, समझ गए ना। और जब बॉडी पर चार्जेस से मिलके बनी होती हैं, फिर भी ध्यान रखना आप लोग, चार्जेस से मिलके बॉडी बनी होती है, लेकिन हम लोग सभी बॉडीज को चार्ज बॉडीज नहीं बोलते।
ये भी समझने वाली बात है। चार्जेस से मिलकर बने होने के बावजूद बॉडी चार्ज बॉडीज नहीं कहलाती। और क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि बेटा बॉडी चार्जेस से मिलकर तो बनी होती हैं, लेकिन एक पर चार्ज होता है पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो नेट बॉडी होती है ना, वो न्यूट्रल कहलाती है। समझना आप लोग कि जैसे मैंने बात की सोडियम की, मैंने एक सोडियम एटम की बात की। सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? आप बोलोगे नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? भस्म, खत्म। मतलब चार्ज बॉडी पर नहीं बचा। भले ही बॉडी चार्जेस से मिलकर बनी है, लेकिन ये बॉडी क्या मैं बोलूं चार्ज बॉडी है, क्या इसको छू के झटका लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी पे था। या चार्जेस से मिलकर बॉडी बनी है, लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को सपाचट कर दिया। और मैं क्या बोलूंगा कि नेट बॉडी पर या पूरी बॉडी पर अब कोई नेट चार्ज नहीं है। मतलब बॉडी चार्जेस से मिलकर बनी है, लेकिन वो चार्जेस जो है वो पूरी बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव फैले हुए हैं और नेट चार्ज बॉडी पर 0 है। ऐसी बॉडीज को हम लोग चार्ज बॉडीज नहीं बोलते। समझना आप लोग, चार्जेस से मिलकर बॉडी बनी होती है, लेकिन बॉडी चार्ज नहीं होती है। बॉडी कब चार्ज होती है? आप क्या बोलोगे? जब इनके नंबर में कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या प्रोटॉन बढ़ जाए अगर किसी बॉडी पर, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं हो, कम ज्यादा हो, तब मैं बोलूंगा कि बॉडी चार्ज बॉडीज बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। अगर दोनों बराबर हैं तो भस्म हो जाएंगे, चार्ज बॉडी पे नहीं बचेगा। अगर कोई भी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है, तब मैं बोलूंगा कि बॉडी पे चार्ज है। समझ में आया? तो चार्ज बॉडी किसे बोलते हैं? आप ऐसे बोल सकते हो कि जिन बॉडीज पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर नहीं होते, उन बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडीज, ठीक है ना। और ये कब बराबर नहीं होंगे? बोले जब हम कुछ हरकत करेंगे, जैसे हम लोगों ने पेन के साथ किया था। जैसे पेन को अपनी खोपड़िया पर रगड़ा तो क्या हुआ? पेन से इलेक्ट्रॉन छिटक कर खोपड़ी में आ गए, तो पेन पे क्या आ गया? चार्ज। चार्ज कब आता है? जब दो बॉडीज के बीच में कोई ना कोई हरकत हो और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉडीज पर चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। मतलब नंबर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है तो चार्ज बॉडीज नहीं कहलाती। बॉडी चार्ज कब होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में कुछ कम ज़्यादा हो। कब बॉडीज को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज बोलेंगे? या पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब किसी बॉडी पर प्रोटॉन का नंबर जो पॉजिटिव होता है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो मैं क्या बोलूँगा कि बॉडी कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। या चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और अगर कभी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है प्रोटॉन के नंबर से, तो मैं क्या बोलूँगा कि बॉडी कैसी है? नेगेटिव चार्ज है। या चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किसे बोलेंगे? जब किसी बॉडी पर प्रोटॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसे केस में बॉडीज क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव चार्ज। या ऐसे केस में चार्ज क्या कहलाता है? पॉजिटिव, ठीक है ना बच्चा लोग। गौर से सुनना चुन्नू मुन्नू, ध्यान से। और नेगेटिव चार्ज किसे बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो ऐसी बॉडीज जो या ऐसे जो चार्जेज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मोटी मोटी मैंने आपको सारी बातें समझाई कि चार्ज क्या होता है, जो किसी ना किसी पे फोर्स लगाए। दो प्रकार के होते हैं ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अगर प्रोटॉन ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैसा लगता है? बात तो फोर्स से ही शुरू हुई थी ना। तो फोर्स कैसा लगता है तो समझना आप लोग कि अगर दो बॉडीज एक जैसी हैं, जैसे दो लड़का लोग आपस में बैठे हैं, तो क्या करेंगे? वो दोनों एक दूसरे को पटकेंगे, अरे ससुरा हट दूर, मतलब कि ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर चार्जेज अपोजिट हैं, मतलब एक लड़कवा और एक लड़कनी अगर साथ में बैठी है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, समझना, तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा? अट्रैक्शन होगा। तो कब बॉडी अट्रैक्ट करती हैं? जब दोनों चार्जेज सेम नेचर के होते हैं। और कब बॉडीज रिपेल करती हैं? जब दोनों चार्जेज सेम नेचर के हो तब बॉडीज रिपेल करती हैं। जब दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हो तब बॉडी अट्रैक्ट करती हैं। और साथ साथ एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी भी बॉडी पे चार्ज कब आ पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर में डिसबैलेंस हो। और डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए
या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या प्रोटॉन ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। और अगर किसी बॉडी पर प्रोटॉन ज़्यादा है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस बॉडी पर प्रोटॉन आए हैं, मैं क्या बोलूँगा कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ध्यान रखना बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसी में भी, जिसमें भी हम लोग चार्जेज के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेज आने का रीजन एक ही होता है और वो रीजन जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करता। मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसका भी रीजन है, और वो रीजन क्या है? आप लोगों ने जब इस स्ट्रक्चर को पढ़ा था एटम के, तो इसमें जो प्रोटॉन था ना वो न्यूक्लियस के अंदर था। न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर ये बंधा हुआ है, ये भाग नहीं सकता। मतलब प्रोटॉन को भगा पाना यहाँ से मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। प्रोटॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। कौन बाहर है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन। कौन भाग सकता है? इलेक्ट्रॉन। और कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अगर मैं बोलूंगा कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या है? उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए। समझ में आया? अगर मैं बोलूं किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कूद आए। कभी भी प्रोटॉन जा नहीं सकते। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, ये आपको समझना है। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता। मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फिर भी गौर से समझना बच्चा लोग, मैं आपसे लगातार ये बोलूंगा कि पॉजिटिव मूव कर रहा है। अभी से बता देना चाहता हूं, आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। कौन मूव करता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि पॉजिटिव मूव करता है। अब आप बोलोगे सर ई क्या बात हुई? आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव मूव भी नहीं करता और फिर भी बोलोगे कि पॉजिटिव मूव करेगा, तो कैसे करेगा? तो ये समझते हैं हम लोग अभी। ध्यान रखना कि नेगेटिव ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा लगातार कि पॉजिटिव चल रहा है। आपको कैसे समझना है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। समझ में आया ना? बहुत जबरदस्त। हाँ तो बच्चा लोग, पॉजिटिव मूव नहीं करता, फिर भी मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव मूव करेगा। क्यों बोलूंगा? गौर से देखना। एक पिक्चर दिखाता हूं मैं तुमको। ई देखो, ये समझ लो कि ई 10 नहीं, ई 7-8 कुर्सियां हैं। दिख रही है ना? ये सब कुर्सियां हैं जो मैंने डाल रखी हैं। अरे तुम्हारे लिए डाली है बच्चों, कभी ना कभी जरूर आओगे मेरे पास तुम। तो ई कुर्सियां मैंने आपके लिए डाल रखी हैं। और यहाँ पे मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सियां हैं और 6 लोगों को यहाँ पे बैठाया। एक चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू, पप्पू और गुल्लू। ये कितने लोग हैं यहाँ पे? 6। ठीक है ना बेटा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत जबरदस्त। अब देखो मैं खेल खेलता हूँ, सभी लोग खेलना मेरे साथ। मैंने गुल्लू को बोला कि ए गुल्लुआ अगली सीट पे बैठ, तो ये क्या करेगा? इस सीट से हटेगा और इस सीट पर बैठ जाएगा। बहुत अच्छे। अब मैंने देख पिंटू को बोला, मैंने कहा ए पिंटुआ इस सीट पे बैठ, तो देखो ये इस सीट पे बैठ गया, ये सीट खाली हो गई। बहुत जबरदस्त। अब मैंने इस टिंकू को बोला कि इस पे बैठ, तो ये कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्या बोला, मान लो कि बच्चा लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मैंने क्या बोला है? कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो भाग कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले खाली सीट कौन सी? मतलब ई गुल्लू पहले यहाँ था, यहाँ आ गया। ई पिंटू पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। मतलब पीछे वाला बंदा आगे जा रहा है। आप क्या बोलोगे कि देखो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा होगा तो वो क्या देखेगा कि ससुरी खाली कुर्सी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। कहने का मतलब क्या है कि एक बंदा क्या बोलेगा कि बच्चे आगे जा रहे हैं, और एक बंदा क्या बोलेगा कि खाली कुर्सी पीछे भाग रही है। क्या खाली कुर्सी पीछे नहीं भाग रही? आप लोग गौर से देखो, जब ये एम यहाँ जाएगा तो ये कुर्सी खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब ये पी यहाँ जाएगा तो खाली कुर्सी कौन सी है? ये। जब ये सी यहाँ जाएगा तो खाली कुर्सी कौन सी है? ये। गौर से समझना बच्चा लोग कि एक बंदा क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, और एक क्या बोलेगा कि खाली कुर्सी पीछे आई। खाली कुर्सी कौन है? अरे यही तो पॉजिटिव है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो क्या पॉजिटिव भागा? नहीं भागा। लेकिन मुझे क्या लगा कि पॉजिटिव पीछे आया। जैसे यहां पे देखो बेटा कि जब बच्चे आगे गए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आगे गए? क्या कुर्सियां आगे गई? क्या नहीं ना गई। लेकिन मुझे क्या लगा कि कुर्सी पीछे आ रही है।
आपको गौर से समझना, यही बिल्कुल होता है वहां पे। जब इलेक्ट्रॉन आगे भागता है तो क्या लगता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन गया उसने अपनी जगह को छोड़ दिया, वहां क्या बन गया, पॉजिटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे भागता है क्या लगता है कि पॉजिटिव पीछे भाग रहा है, भागता नहीं है पॉजिटिव। और इसीलिए मैं बोलूंगा, अगर मैंने आपसे कभी बोला कि पॉजिटिव चार्ज आगे भाग रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव नहीं भाग सकता, वो उस न्यूक्लियस के अंदर है, कौन पीछे भाग रहा होगा, आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज। समझ में आया क्यों बोलोगे? जैसे यहाँ पे कौन भाग रहा था, बच्चे, और कौन पीछे जा रहा था, कुर्सियां। लगी तो नहीं खाली कुर्सी पीछे जा रही हो, कुर्सी तो नहीं गई लेकिन ऐसा लगा। तो वही यहाँ पे दिखावा ऐसा छलावा सा होता है कि पॉजिटिव भाग रहा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं भागता। जब नेगेटिव चलता है ना पीछे तो पॉजिटिव लगता है कि आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे खाली कुर्सी लग रही थी, ये समझ में आया ना आपको? तो ध्यान रखना बेटा कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल दूंगा कि पॉजिटिव मूव कर रहा है। और मेरे बोलने के पीछे का कारण क्या होगा, आप लोग समझ सकते हो। कारण यही है कि जब नेगेटिव चलेगा तो ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव भी चल रहा है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें होनी चाहिए। हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा, ये सारी चीजें में अगर कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या ग्लानि क्लेश है आपको तो मुझसे फटाफट आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने जान लिया कि चार्ज क्या होता है। अच्छा, चार्ज कौन होता है तो आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन बा और ई प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और यही किसी बॉडी को चार्ज करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये तो मोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें हुई, लेकिन मुझे इन चीज़ों को केवल थ्योरेटिकल से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे इसको मैथमेटिक्स में लेके आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो होता है, लेकिन कितना चार्ज होता है मुझे इसे वैल्यू देनी पड़ेगी, और कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे इसको वैल्यू दी भी गई और ये आपको याद करनी है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर मानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेज की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की नहीं, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। बहुत छोटा सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर भी माना जाता है, लेकिन साइन उसका अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग कैसा मानते हैं, जोर से बोलो, नेगेटिव, और प्रोटॉन के चार्ज को कैसा मानते हैं, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होता है, बस उसका साइन उल्टा होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये दोनों डाटा आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू बराबर है। क्या फर्क है साइन में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब आप लोग फिर से वापस से आओ। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी बॉडी पर चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन या तो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर कितना चार्ज आएगा, आप क्या बोलोगे? उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अच्छा, पहली चीज तो उसका साइन डिसाइड करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये सोचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़कर जा रहे हैं इसका मतलब है बॉडी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आ रहे हैं इसका मतलब बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। है कितना, तो ये समझने वाली बात है। अगर बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए तो उस पर कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे छोड़ कर गए तो पॉजिटिव, और कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना, तो 2 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, -19 मतलब कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे ही अगर किसी बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए तब उस पर कितना चार्ज होगा, आप क्या बोलोगे, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर किसी बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएं तो उस पर 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आएगा। और अगर किसी बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन आए या n इलेक्ट्रॉन जाए तो उस बॉडी पर कुल कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे
प्लस माइनस एन ई के बराबर। जिस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए तो 2e के बराबर, 3 गए तो 3e के बराबर, 4 गए तो 4e के बराबर। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पर मुझे चार्ज निकालना है, कितना चार्ज है, तो मैं फार्मूला क्या यूज करूंगा, प्लस माइनस एन ई, जहां पे एन क्या है, आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले, जो छोड़कर गए या बॉडी पर आए, पूरे वाले नहीं, मतलब बॉडी में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कौन से वाले हैं, आप बोलोगे अरे जो छोड़कर भाग गए, छोड़कर भाग गए वो वाले, या फिर बॉडी पर आ गए वो वाले इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ये एन वो है। और ई क्या है, आप बोलोगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी बॉडी पर चार्ज निकालना है तो उसके लिए मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां पर प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़कर जाएंगे, माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन बॉडी पर आएंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो छोड़कर गए या आ गए, और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे छोटा छोटा सवाल पूछूं, जैसे मैंने कहा बताओ Na+ पर कितना चार्ज होगा, तो अगर मैंने ऐसे एटम का नाम लिखकर ऊपर एक प्लस जड़ दिया, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर मैं यहां पे लिखूं Ca+2, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग दिए। An+3, इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग दिए। और इसी प्रकार से मैंने लिखा O-2, इसका मतलब क्या है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर एटम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है Na+, Ca+, Ar+3, O-2, F-, Cl-, इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं नंबर्स, 2 लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन आए, कुछ भी नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन, और 3 लिखा है तो 3 गए या आए। ठीक है ना। अब अगर कोई पूछे बताओ इस पर कितना चार्ज है, तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज ऑन Na+ इज इक्वल टू Q बराबर प्लस एन ई। एन कितना है 1, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब कि Na+ पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आई, बोलो हाँ। Ca+2 पर कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। या मतलब किसी भी आप पे पूछे आयन पे कितना चार्ज होगा तो आप बता सकते हो। ठीक है ना। अगर कोई पूछे बताओ Na पर कितना चार्ज होगा, आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि यहां से ना तो कोई गया ना कोई आया, और ओरिजिनल स्टेट में दोनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो अगर मुझसे कोई पूछे एटम पर कितना चार्ज है तो मैं निकाल सकता हूं। और अगर कोई मुझसे किसी छोटे मोटे सवाल के बारे में पूछे तो क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने। तरीका क्या रहेगा, पहले समझ लेना आप लोग। पहले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, सीधे नहीं देखना। और ध्यान रखना बेटा, पेपर को या वीडियो को ऐसे करके नहीं देखना है, ये फिल्म नहीं चल रही है। इसको देखने के लिए कॉपी किताब हाथ में होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलो, और क्वेश्चन को करो तुम खुद ही, तभी सीखोगे, मेरे करने से नहीं सीखोगे। क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अराइविंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन कूद गए, बताओ उस पर कितना चार्ज है। सॉल्व करो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना बेटा। बहरहाल अभी तो सोल्यूशन देखते हैं। तो किसी बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितना चार्ज होगा, आप क्या बोलोगे, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। मैंने कहा था साइन को कहां से डिसाइड करना है, इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से। कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी पर आ गए, आने का मतलब कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कितने हैं 4, और एक पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कुल मिला के कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज बॉडी पर आ गया होगा। बड़े सिंपल सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, फलाना फलाना फलाना। आप लोग ऐसे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। मेरे ख्याल से सभी बच्चा लोगों को, चुन्नू मुन्नू को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग और अराइविंग द बॉडी। किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी पर आए हैं या गए हैं। तो पहली चीज तो आए हैं गए हैं, उसका जवाब ले लेते हैं। चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है ना। 1 कूलम नेगेटिव लिखना पड़ता है, पॉजिटिव नहीं लिखना पड़ता। अगर चार्ज पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रफू चक्कर हो गए, चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन तो पहली बात तो छोड़ के जा रहे हैं। अब कितने जा रहे हैं, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, Q बराबर एन ई
और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो छोड़ कर गए, यही मुझे निकालना है। और कितना चार्ज है बॉडी पर, तो आप बोलोगे 1 कूलम इज इक्वल टू n e। और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कितना होता है 1.6। सभी लोग बोला करो साथ में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या आएगा n, आप बोलोगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त। क्या करेंगे, पावर 19 ऊपर जाएगा ना, इसे सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब ये सवाल मैथमेटिक्स का बन गया, सभी लोग एक बार करके देखो, पहले तो किया होगा, एक बार फिर से करके देखो, देखो क्या आंसर आता है। मैं तो बता ही रहा हूं, ये 10 की पावर 19/1.6, ठीक है ना। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 10 इंटू 10⁻18। कोई दिक्कत नहीं है ना, 19 पावर थी, मैंने एक 10 को अलग कर लिया, 18 पावर अलग कर ली, अपॉन 1.6, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। डेसिमल यहाँ से हटा दिया मैंने और एक 0 बढ़ा दिया, 16 को काटा जब मैंने तो 16 6 जा 96, बचा कितना 4, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 और 0, 16 2 जा 32, बचा कितना 8 और 0, 16 5 जा 80। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को छोड़कर गए होंगे, आप बोलोगे 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो एक कूलम चार्ज समझ सकते हो कितना बड़ा होता होगा। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन में बहुत छोटा सा चार्ज होता है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बॉडी से छोड़कर जाते हैं। और क्यों जाते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे एटम प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा कोई एटम इतना बड़ा नहीं होता, अगर मैं ये इतना बड़ा गोला बनाऊं, इतने में अरबों खरबों एटम आ जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉडी को छोड़कर जाते हैं, तब जाके एक कूलम चार्ज बनता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है एक कूलम, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर एक कूलम चार्ज होता है। या किसी बॉडी पर जब इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे, तब एक कूलम चार्ज बॉडी पर आ पाएगा। तो चार्ज का बेसिक सारा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चैप्टर में बढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने की तरफ बढ़ रही हैं। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चुन्नू मुन्नू बच्चा लोग, शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उससे पहले आप लोग समझो कि करंट क्या होता है। वैसे करंट आपको आइडिया होगा, करंट का मतलब बहना। अगर कोई भी चीज बह रही हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। जैसे आप लोगों ने पानी को बहता हुआ देखा होगा। अगर मैं इस की बात करूं, जैसे ये मैंने एक पाइप में पानी को फ्लो कराया, तो दिस इज व्हाट, वाटर करंट। पानी फ्लो करना, करंट का मतलब है फ्लो करना, और वाटर का मतलब है पानी। तो अगर वाटर फ्लो कर रहा है, दिस इज वाटर करंट। और सेम वे में इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्जेज। और करंट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, बोला करंट का मतलब बहना। तो अगर कभी तुम्हें कौन बहते दिखें, चार्जेस। मतलब अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हो, आगे जा रहे हो, बह रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यही जो फिनोमिनन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आप क्या बोलोगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहना ये क्या होता है, करंट। लेकिन इतना सब कुछ ये आसान नहीं है। अगर बहना करंट है तो क्यों बहाते हैं हम लोग चार्जेस को, क्या करते हैं ये बहते हुए चार्जेस, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चा लोग गौर से सुनना कि चार्जेस बह के क्या करते हैं। तो जो चार्जेस दौड़ते हैं ना, तो दौड़ते हुए चार्जेस के पास एक खास बात होती है, और वो होती है उनकी एनर्जी। जब भी चार्जेस दौड़ लगाएंगे, आप क्या देखोगे कि उनके पास एनर्जी आ जाती है। और वो एनर्जी वो कहाँ देते हैं, बोले जो मुझे जरूरत होती है। जैसे अभी गर्मी लग रही है, मुझे पंखा चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा, चार्जेस आएंगे, करंट आएगी। करंट का मतलब क्या है, दौड़ते हुए चार्जेस आएंगे, और उनके पास क्या होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी किसे देंगे, फैन को देंगे। और फैन क्या करेगा, बोले घूमने लगेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि फैन को घुमाने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, एनर्जी। और वो एनर्जी किसने दी, आप बोलोगे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स ने। तो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों जरूरी होते हैं, ये करंट क्यों जरूरी है। तो बच्चा लोग क्या बोलोगे आप लोग, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो चार्जेज होते हैं, दे आर एनर्जी कैरियर। दे आर व्हाट, एनर्जी कैरियर। ये अपने साथ में एनर्जी को लेके जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है वो एनर्जी के बंडल्स या पैकेट्स होते हैं, और जहां पे भी जरूरत होती है ये पैकेट्स वहां पे पहुंच जाते हैं। तो दीज आर एनर्जी पैकेट्स। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि किसी भी जगह पर जाकर
उस जगह एनर्जी देते हैं और वो पर्टिकुलर चीज जो है वो मूवमेंट करने लगती है। चाहे मैं बात करूं पंखे की, चाहे मैं बात करूं वॉशिंग मशीन की, चाहे मैं बात करूं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, उसे वर्क करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है। और करंट की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज करंट है फ्लोइंग चार्जेज एंड फ्लोइंग चार्जेज कैरीज एनर्जी। बात समझ में आई ना? तो दिस इज द करंट। अभी मोटा मोटा बता रहा हूं मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज करंट? अभी मैंने आपको बता दिया है। करंट इज का मतलब क्या है? द रेट, जिस भी रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हो। अच्छा, रेट भी यहाँ पे आ गया। रेट का मतलब क्या है? ऐसे समझो आप लोग कि करंट कब ज्यादा होती है। जैसे मैंने पानी की बात कर लूँ, मैं वाटर करंट की बात कर रहा हूँ। वाटर करंट कब ज्यादा होगी? जब पानी ज्यादा होगा। और कब कम होगी? जब पानी कम बह रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो करंट है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का फ्लो करना। लेकिन कब करंट ज्यादा होगी, कब करंट कम होगी, मुझे सारी बातें यहां बतानी पड़ेंगी ना। तो जो चार्ज फ्लो होने का रेट होता है ना, जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो करते हैं मैं क्या बोलूंगा? करंट उतनी ज्यादा है। जितने कम चार्जेस फ्लो करते हैं मैं बोलूंगा करंट उतनी कम है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। ध्यान रखना बेटा, इसको हम लोग कौन से अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। एंड व्हाट इज इट्स फार्मूला? आप क्या बोलोगे? स्मॉल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज फ्लो का रेट मतलब क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज व्हाट? आप बोलोगे चार्ज फ्लो, जो बह चुका है वो वाला चार्ज, अपॉन टी क्या है? टाइम, कितने टाइम में वो बहा है। इन दोनों का रेशियो मुझे क्या बताता है? आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत जबरदस्त। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किसमें मेजर करते हैं करंट को? तो करंट को मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में। सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज कि ये तो मोटा मोटा है, भी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज कि ये करंट फ्लो कहाँ करती है। ऐसा तो नहीं है कि करंट हवा में फ्लो करने लगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने पंखा चलाना है, मैं बोलूंगा एक करंट भाग के जा, पंखा को चला, तो क्या चला पाएगी? नहीं ना चलाएगी। तो काहे नहीं चला पाएगी? क्योंकि करंट जो है वो इस रास्ते से नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि करंट होती क्या है? चार्जेज का फ्लो। क्या इस रास्ते में चार्जेज है? नहीं है बोले। अगर नहीं है तो कहां से चार्ज बहेंगे जब चार्ज है ही नहीं। बात को समझने का प्रयास करना। करंट कब फ्लो करेगी? जब चार्जेज बहेंगे। और चार्जेज कहां बहेंगे? आप बोलोगे जहां पर चार्जेज होंगे। मेरे पास चार्जेज के सोर्स नहीं होते, मेरे पास एनर्जी के सोर्स होते हैं। चार्जेज होने चाहिए और वो चार्जेज एनर्जी लेके भागेंगे तो करंट फ्लो करेगी। और इसीलिए हम लोग करंट के लिए एक नए टाइप की चीज़ों को इजाद करते हैं। खैर ये बहुत पहले से ही है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। आप लोगों ने बहुत बचपन से सुना होगा इनके बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। क्योंकि अभी करंट चैप्टर चल रहा है इसीलिए जरूरी है कि मुझे ये बताना चाहिए। तो व्हाट इज कंडक्टर? आप बोलोगे कंडक्टर वो चीजें होती हैं, कंडक्टर वो सारे मटेरियल होते हैं जो अपने से करंट फ्लो होने दें, जो अपने से करंट फ्लो होने दें, मतलब कि जिनमें करंट फ्लो हो पाए ऐसे सबस्टेंसेस क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर बोलते हैं ऐसे सबस्टेंसेस को। और जिनमें से करंट फ्लो ना हो पाए ऐसे सबस्टेंसेस को बच्चा लोग कहाँ बोलते हैं चुन्नू मुन्नू? तो उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। अच्छा, ये भेदभाव क्यों? कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में नहीं करता। अरे काहे नहीं करता? कंडक्टर में भी करना चाहिए, इंसुलेटर में भी करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। और काहे नहीं करता? इसका कारण होता है। और कारण क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था सबके बारे में कि सारी की सारी चीजें काहे से मिलकर बनी होती हैं? चार्जेस से। तो हर बॉडी के पास चार्ज होते हैं लेकिन भागते नहीं है। समझना बेटा, जो बॉडी के पास चार्जेज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो बंधे रहते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे सीधे नहीं भागते। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सारे मटेरियल जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो भागने के लिए तैयार हो, जैसे एनर्जी मिले वैसे ही भागने लगे, ऐसे सारे सबस्टेंसेस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर करंट को अपने से पास होने देते हैं। कंडक्टर करंट को अपने से पास होने देते हैं बिकॉज ऑफ कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सिस। मतलब
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास, लेकिन इंसुलेटर के पास बस यही नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना, तो फिर करंट लेके कौन जाएगा, चार्जेज नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती। बात समझ में आई? मतलब कंडक्टर क्या होते हैं जिनमें करंट फ्लो करती है और क्यों करती है, अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना बेटा, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास होते हैं, कंफ्यूज ना होना। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास भी होते हैं, इंसुलेटर के पास भी होते हैं, लेकिन बच्चा लोग कंडक्टर के पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री, और इंसुलेटर के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे बंधे हुए होते हैं, भागना उन्हें अलाउ नहीं होता। ठीक है ना? कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या ग्रहणी करने से आपको नहीं होना चाहिए। अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टर समझा हम लोगों ने, इंसुलेटर समझा, करंट क्या होती है ये समझा। अब समझना कि करंट कहाँ कहाँ बहेगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई कंडक्टर वायर है, जैसे मैं पीतल के पतीले में पानी पी रहा हूँ, अचानक से इलेक्ट्रॉन डोलने लगे, मुझे करंट लग जाए, है ना? ऐसा तो सोच के भी देखना है ना आप लोग। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना कि मैं पानी पी रहा हूँ अचानक से झटका लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। फिर करंट क्या कंडक्टर से बहती है, कब बहती है? तो करंट के लिए कुछ जरूरी चीजें। पहली चीज, करंट कब बहेगी, ये चीजें अपने को समझनी है। तो मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं आप बताना चाहता हूँ। सर्किट क्या होता है, जैसे आपके घरों में, आप लोगों के पास, सबके पास शायद घर होगा, तो घरों में जो बिजली के वायर्स होते हैं और वायर से जो अप्लायंसेस जुड़े रहते हैं, तो वो एक पूरा कनेक्शन बनाते हैं, जिसे हम लोग सर्किट बोलते हैं। सर्किट में कुछ नहीं, वायर्स का और जो अप्लायंस है उसका और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उन तीनों को जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना, तो जो एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक बल्ब जलाना है, और बल्ब जलाने के लिए मैंने क्या किया, एक बल्ब को, ये मेरा बल्ब है, वैसे दिखने में बल्ब लग नहीं रहा, लेकिन मैंने बनाया घर पे, किसी कंपनी का नहीं है, ठीक है ना? गंदा सा बल्ब है, दिखने में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे हिसाब से मैनेज करते रहो। मैंने इस बल्ब को क्या किया, एक एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जो कि बैटरी है मेरे पास। मैंने इसको यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से या सेल से कनेक्ट किया, और ये मैंने क्या कहा कि इसमें की लगा दी। की समझते हो गए आप लोग, चटकनियाँ लगी रहती है ना, टन पन, कभी बंद करना है तो की दबा दो, फिर खोल दो, पिन क्लोज, तो ये वही वाली की यहाँ पे है, ये लगी हुई है, और ये मेरा सर्किट है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें करंट बहे, करंट बहे। अच्छा, सबसे पहली चीज, करंट को बहने के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी सोर्स। क्या चाहिए करंट को? आप बोलोगे करंट जो है उसको एनर्जी सोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं इनके पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनको भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे बहुत सारे आदमी जो काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन काम फ्री में थोड़े ना करेंगे, पैसा तो चाहिए चाहिए ना। तो वही इनके लिए पैसा कौन है? एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, बढ़ के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर फ्री हैं, इनको बढ़ने के लिए, भागने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अपने घरों में बैटरी लगी रहती है, इन्वर्टर जब डाउन हो जाता है तो पंखा नहीं चलता, पता है ना। बिजली आती है, जो पावर हाउस है वो भी मेरे लिए एक सोर्स है। तो एनर्जी सोर्स तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए। पहली चीज मुझे क्या चाहिए? बैटरी। ठीक है ना? अच्छा, बैटरी में आपने देखा होगा दो नक्खे लगे रहते हैं, दो नक्खे, या हर जगह पे किसी भी आपको अप्लायंस को अगर आप लोग चलाएंगे तो दो वायर जाते हैं, एक नहीं जाता, दो जाते हैं, क्योंकि एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एक होता है बैटरिया में बड़ा डंडवा, और एक होता है छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना? बहुत जबरदस्त। अब तीसरी चीज, इसके अंदर कौन है? आप बोलोगे दिस इज अ मेटल वायर, और इसके पास कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या लगा दिया मैंने? एनर्जी सोर्स। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, जो बैटरी है वो चार्ज का सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं भागेंगे। मतलब ये बैटरी जो है ना, अंदर से चार्ज नहीं बाहर निकालेगी। क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के पास जो भागने के लिए फ्री होंगे। मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना बेटा, गौर से सुनना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव को देखकर इसकी तरफ भागेगा। क्या करेगा? भागेगा। पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले की तरफ भागेगा। ई वाला पॉजिटिव वाला जो है ना, वो इधर तो पॉजिटिव है तो इससे दूर भागेगा,
ई वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर भागेगा और ई वाला पॉजिटिव चार्ज वो इसके पास भागेगा। तो आप क्या देखोगे कि सारे के सारे पूरे के पूरे वायर में जो चार्जेज होंगे वो भागने लगेंगे, लेकिन समस्या है यहाँ पे। और समस्या क्या है कि ये वाला जो चार्ज है ना वो भागेगा यहाँ से भागेगा, लेकिन यहाँ आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। और रास्ता नहीं तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएंगे, चार्जेस भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि चार्जेस एयर में थोड़े ना आ जाएंगे। अगर मैंने कहा चल ठीक है यहाँ से पॉजिटिव वाले भागेंगे तो भाग के ससुरे जाएंगे कहाँ, यहाँ पे भी तो पहले से पॉजिटिव है, यहाँ से चार्ज भागना चालू नहीं होंगे, वो पूरे के पूरे वायर में साइमल्टेनियसली इकट्ठे चलते हैं। तो अगर करंट को फ्लो करना है तो रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब कि ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी खास चीज कि करंट को अगर फ्लो करना है तो जो भी सर्किट है आपका, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, मतलब कि सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, एक पूरा बंद सर्किट होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। अगर लूप कहीं से भी टूटा है आपके उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी। बेटा गौर से समझना, जैसे आपके घर में बिजली आ रही है, मैंने क्या किया, वायर को बीच से काट दिया, क्या बिजली आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो कनेक्शन था ना पूरा, क्योंकि सारे चार्जेस को चलने के लिए रास्ता चाहिए, सब एक साथ चलेंगे। और अगर रास्ता कहीं से भी टूटा है तो इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे, करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो करने के लिए सबसे भयंकर कंडीशन यही है कि जिस भी सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, और इसीलिए हम लोग की लगाते हैं कि जैसे ही क्लोज की सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो करने लगी, पंखा चालू की, जैसे ही ओपन की सर्किट खुल गया, पंखा बंद। समझ में आया ना? तो एनर्जी सोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ सर्किट क्लोज होना चाहिए। अब देखो बेटा कैसे करंट बहती है। तो तीसरी चीज क्या है, करंट कैसे बहती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, और कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, याद है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो समझदार लोग तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज भी तो भाग रहा है ना, उल्टा। याद करो मैंने कहा था पॉजिटिव नहीं चलता, लेकिन चल सकता है। कब चल सकता है? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो लगता है कि पॉजिटिव उल्टा चल रहा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज किया, दो कंडीशनें आपको समझ में आनी चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, दूसरा मुझे कोई सर्किट क्लोज सर्किट चाहिए, तीसरा अब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, भागने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाले से दूर भागेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ भागेंगे। और बेटा ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिधर इलेक्ट्रॉन भागते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन कहलाती है। मतलब बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ आप लोग देख सकते हो, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिधर नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, जिधर नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, करंट उसके अपोजिट चलती है, ऐसा माना जाता है। मतलब करंट की डायरेक्शन जो होती है ना, अगर आपसे कोई पूछे विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेज। जिधर पॉजिटिव चार्जेज मूव करेंगे वही डायरेक्शन होती है करंट की। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। जिधर नेगेटिव मूव करेंगे उसके उल्टी डायरेक्शन होती है करंट की, और जिधर पॉजिटिव मूव करेंगे उसी तरफ करंट मूव करती है। शायद ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। करंट कब चलेगा, जब उसे कोई लूप मिलेगा, क्लोज सर्किट मिलेगा। करंट कब चलेगा, जब उसे कोई एनर्जी का सोर्स मिलेगा। करंट किधर चलता है, पॉजिटिव वाले की तरफ। किधर नहीं चलता, नेगेटिव वाले की तरफ नहीं चलता। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्किट में बताओ मुझे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैंने कुछ भी लगा दिया, मान लो वॉशिंग मशीन लगा दी है, और ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें ये मेरा बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बताओ करंट बहेगी? आप बोलोगे सर्किट क्लोज है, मैं बोलूंगा हाँ, क्या करंट बहेगी? बिल्कुल बहेगी। और किधर जाएगी? आप बोलोगे कि करंट जो है वो यहाँ से चलकर और यहाँ की तरफ भागेगी।
समझ में आया? तो करंट को क्या आप लोग बहा पाओगे? बिल्कुल बहा पाएंगे। बैटरी अगर लगी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली बैटरी या सेल ही लगी रहती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो है वो फ्लो करती है। अब करंट को निकालते कैसे हैं? अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। अगली बात देखो, आपको मैंने जो करंट की डायरेक्शन बताई है ना, कहाँ से कहाँ, बड़े डंडा से छोटे डंडा की तरफ बैटरी में, और नहीं पता तो पॉजिटिव चार्जेज की तरफ वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? करंट की डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्जेज की उल्टी डायरेक्शन कौन सी होगी? करंट की डायरेक्शन। देखो मैंने कितनी डायरेक्शन बताई हैं, फिर भी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? पहुंचक्का ना रहना, डरना नहीं है। करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अब ये क्यों है, ये आपको मैं समझाऊंगा कक्षा 12 में, अभी नहीं। बहरहाल आप लोग इसको स्केलर क्वांटिटी समझ लो, याद कर लो, जो भी आपको करना है वो कर लो। करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन होती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। किधर से किधर की तरफ होती है? बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या पॉजिटिव चार्जेज की डायरेक्शन में, या नेगेटिव चार्जेज के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो बच्चा लोग, कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। वैसे फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फार्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको बोलूं करंट का फार्मूला है Q/T, नहीं आता तो आप देख सकते हो, वैसे मैंने ये बता रखा है I बराबर Q/T है। और मुझे अगर I की डेफिनेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, तो व्हाट आई वुड डू, गौर से देखना बच्चा लोग, मैं क्या करूंगा, I इज इक्वल टू Q/T। अगर मैं टाइम को बंद कर दूं, किसी भी सिनेरियो में अगर मेरा टाइम 1 है तो मैं क्या बोलूंगा, इफ t इज 1 देन I इज इक्वल टू Q। बात समझ पा रहे हो ना मेरी, कि अगर 1 सेकेंड में किसी जगह से जितने चार्जेस निकल रहे हैं, या किसी वायर में 1 सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी को मैं क्या बोलूंगा, दैट नंबर ऑफ चार्जेस और द अमाउंट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द करंट। बच्चा लो, बात समझ रहे हो ना? I बराबर Q/T, if t is 1 then I is equal to Q। so the जो लिखा है मैंने, द चार्जेस फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। अच्छा, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे अगर ये मेरा वायर है तो इसका ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये वाला एरिया दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन से ही वायर से करंट निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, चार्जेस निकलते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये मेरा वायर है पूरा, तो चार्जेस जो होंगे वो कुछ जैसे नहीं पानी जाता है पाइप में, वैसे ही यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो आगे की तरफ भाग रहे होंगे। समझ जाना बेटा? तो क्या बोल रहा है ये, द चार्जेस फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन अ सर्किट इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड ही रखते हैं टाइम को, ध्यान रखना बेटा। तो 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे मेरा ये पूरा सर्किट है, तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, जैसे मैं आपको यही दिखा देता हूं, जैसे ये मेरा एक पूरा सर्किट है जो क्लोज्ड लूप है, तो चाहे मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी या इसकी, सभी क्रॉस सेक्शन से जो जाने वाले चार्जेज होंगे ना वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ पे चलते हैं चार्जेज, उतने यहाँ पे चलते हैं, उतने यहाँ पे, उतने यहाँ पे। ये पूरा एक साइकिल की चेन जैसा होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है। ये जो साइकिल में नहीं होता है ना बेटा, जितनी एक कड़ी, जितना चेन इधर घूमती है उतना इधर घूमती है, पूरी साइकिल में जो सारी की सारी कड़ियां होती हैं वो साथ साथ घूमती हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साथ साथ घूमते हैं। चाहे मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन की, सभी क्रॉस सेक्शन में जो चार्ज होता है वो सेम फ्लो करता है। तो जितना चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पार हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस सर्किट की करंट। ठीक है ना? दैट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम Q/T। मैंने टी को बंद कर दिया, I बराबर Q। ठीक है। अगली चीज जो कभी कभी बंदे पूछते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। ये सवाल आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और चूंकि पेपर अब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे सवालों से नंबर नहीं गंवाने, क्योंकि ये फ्री के सवाल हैं, इनमें कुछ याद भी नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है, सिंपल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एंड अभी तक तो आपको फार्मूला रट चुका होगा, I बराबर Q/T। जैसे हनुमान चालीसा याद रहती है ना मम्मी को, वैसे ही इसको रट लो एकदम पूरी तरीके से। I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। डिफाइन 1 एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। सो 1 एम्पियर क्या होगा, मतलब कि I 1 कब होगी, इसको आपको डिफाइन करना है। तो आप क्या बोलोगे, अगर मेरा Q और T दोनों 1 है
उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं आपको। अगर आपका जो चार्ज फ्लोन है और जो टाइम टेकन है दोनों 1 है, मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में कहीं से फ्लो कर रहा है, किसी वायर से, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी सर्किट में, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, द करंट ऑफ दैट सर्किट विल बी 1 एम्पियर। सो व्हाट इज 1 एम्पियर? अगर आपसे कोई डिफाइन करने को बोले तो आप क्या बोलोगे, इफ चार्ज, सिंपल, इससे सिंपल आपको डेफिनेशन नहीं मिल सकती कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो तब मैं क्या बोलूंगा कि जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट। तो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है 500 कूलम चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 20 सेकेंड, मतलब किसी सर्किट में किसी क्रॉस सेक्शन से 20 सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, 500 कूलम। आपको बताना है वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। बहुत सिद्धी सा सवाल है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग कर लो फटाफट से। कैसे करेंगे, आपको दे रखा है t बराबर कितना है 20 सेकेंड, q बराबर कितना है बेटा 500 कूलम। फटाफट क्या निकालना है आपको, i, करंट निकालनी है ना, चार्ज पता है और टाइम पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, i इज इक्वल टू q अपॉन t, राइट ना। q कितना है 500 कूलम, t कितना है 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा ये 25 एम्पियर। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आपको दे रखा है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, अगर आपको दे रखा है टाइम, तो कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। शायद आपको समझ में आया होगा। कोई भी दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या गिरानी करे सो तो तुरंत कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमको सवाल पूछो अपने, मैं वहां आपको तुरंत जवाब दूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, 2-4 और कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही करना है तो हमारी एक नई सीरीज आने वाली है क्वेश्चन कैप्सूल करके, उस सीरीज को ज्वाइन करो और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे आप लोग सीख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाऊंगा और क्वेश्चन कम कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, 300 कूलम चार्ज पासेस थ्रू ए वायर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में 300 कूलम चार्ज किसी वायर से पास कर रहा है। आपको करंट की वैल्यू बतानी है। फटाफट से शुरू हो जाओ और उसके बाद आंसर देखो। ठीक है ना। कितना चार्ज पास कर रहा है बेटा, आप बोलोगे 300 कूलम। तो Q की वैल्यू क्या है 300 कूलम और टाइम कितना दे रखा है आपको 5 मिनट। क्या पूछा है, करंट। तो करंट के लिए क्या करते हैं, अरे बच्चा वही काम बार बार, I बराबर Q अपॉन T। बहुत जबरदस्त। कितना दे रखा है Q, आप बोलोगे 300, और कितना दे रखा है T, आप बोलोगे 5, एंड द आंसर विल बी 60 एम्पियर। कितने बच्चों का आंसर 60 एम्पियर आया, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। ये ना सोचो मैं सामने नहीं हूं, हाथ खड़े करो। और जितनों ने भी ये किया है ये बिल्कुल गलत तरीका है। और आज के बाद ध्यान रखना बेटा, आज गलती कर दी दोबारा गलती नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि कभी भी टाइम को हम लोग मिनट में नहीं रखेंगे, टाइम को हम लोग ओवर में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, सेकेंड में। बिकॉज द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो वी हैव टू पुट द टाइम इन सेकेंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकेंड्स, आप बोलोगे दैट इज 300 सेकेंड। आ रहा है ना समझ में। टाइम अगर 5 मिनट है तो उसमें कितने सेकंड बनेंगे जाकर 300। बहुत जबरदस्त, 300 सेकंड बन गए। और अब आप लोग करंट निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू 300, टी इज इक्वल टू 5 इंटू 60 दैट इज 300 एंड द आंसर विल बी 1 एम्पियर। ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं इस पे, फटाफट से इसको भी छाप लो आप लोग और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग अगला सवाल, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम ए वायर फॉर 5 मिनट्स। मतलब अब की बार देखो किसी वायर से 3 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है 5 मिनट के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन द वायर। किसी भी क्रॉस सेक्शन से उस वायर के कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे। सवाल समझ गए हो तो फटाफट से सॉल्व करना चालू कर दो, वीडियो को पॉज करो और जब कर लो उसके बाद आप लोगों को सोल्यूशन देखना है। तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं। क्या बोला उसने कि एक वायर से कितना करंट निकल रहा है बच्चा, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोलो 3 एम्पियर। और कितने टाइम तक ये करंट बहता रहा, बोलेंगे आप लोग 5 मिनट तक। तो जो गलतियां पहले की थी वो भी नहीं करेंगे। इस बार मुझे I दे रखा है 3 एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल A भी लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात
नहीं है ना, बहुत जबरदस्त। समय कितना दे रखा है बेटा 5 मिनट, एंड 5 मिनट कैन बी रिटन एज 300 सेकेंड। और ये गलती कभी नहीं करना बेटा, क्योंकि समय को हमेशा हम लोग किसमें रखेंगे, टाइम विल बी ऑलवेज इन सेकेंड्स। सो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 300 सेकेंड। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, चार्ज के बारे में पूछा है। देन Q इज द क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। और इस बार I नहीं पूछा, Q पूछा, तो Q का फार्मूला क्या बनेगा, IT, ठीक है ना। चाहो तो इसे सीधा ही रखा करो, इतना दिमाग नहीं लगाया करो, जब Q पूछे तो IT, अदरवाइज I बराबर Q अपॉन T। समझ में तो आ ही रहा होगा ना बेटा आपको, बहुत अच्छे। I की वैल्यू कितनी है 3, T की वैल्यू कितनी है 300, कितना हो जाएगा चार्ज, आप बोलोगे 900 कूलाम, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आ गई चार्ज की, आप बोलोगे 900 कूलाम, दिस इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ ये, उसने मुझसे चार्ज नहीं पूछा। ध्यान रखना बेटा, कभी भी वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन, नॉट एनीथिंग अदर। ये भी सही है, 900 कूलम चार्ज पास किया, लेकिन उसने मुझे चार्ज नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है लड़कवा, तो उसने पूछा है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर Ne। बोलो याद है कि नहीं, कितना चार्ज पास किया, आप बोलोगे 900 कूलम। और 900 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या बोलेंगे N इंटू E, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे। N बराबर क्या आएगा 900 बटा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बहुत जबरदस्त। इसको ऊपर फेंक दो, क्या आएगा ये 900 इंटू 10 टू द पावर 19, मल्टीप्लाई पे ऊपर जाती है तो पावर माइनस से प्लस होते कोई भी देर नहीं लगती, अपॉन में नीचे 1.6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक जीरो मैंने बढ़ा दिया, और इसको फटाफट से काट दो, ठीक है ना। काटो फटाफट, 16 से काटो 90 को, सभी काटेंगे पहले। 16 5 जा 80, बचा कितना 10 0, 16 6 जा 96, बचा कितना 4 0, 16 2 जा 32, बचा कितना 8, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 5 जा 80, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 19। अब ऐसे तो नहीं लिखते ना हम लोग, डेसिमल को यहाँ ले आना पड़ता है, तो जो आंसर बनेगा वो 5.62। जब डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा तो पावर 2 बढ़ जाएंगी, 5.62 इंटू 10 टू दी पावर 21। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस किसी क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे, सारी क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि मैंने बताया है सभी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चार्जेज का नंबर बराबर होता है, तो इतने चार्जेस पास करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इतने सवाल बहुत है आपके लिए। और बच्चे अगर आपको और भी सवाल करने हैं तो करो, अपनी किताब से, कोई इशू नहीं है, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। और नहीं बनेंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे तो पूछ ही सकते हो, ठीक है ना। तो इतने रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।